ऋषि जी। देखिए नैना जी, नीतीश कुमार हिंदुस्तान के राजनीति में सबसे अनप्रिडिक्टेबल नेता है। ये जेडीयू के नेता भी मानते कौन से होंगे। नेता हैं जी? मतलब कब क्या डिसीजन लेंगे, अनप्रिडिक्टेबल नेता है, कब क्या डिसीजन अनप्रिडिक्टेबल, लेंगे जी जी। कोई मतलब कहा नहीं जा सकता है। हाँ हाँ दूसरी हाँ। बात, जो विशेष राज्य का जो दर्जा का मामला है, इस पे बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी, कांग्रेस, तमाम पॉलिटिकल पार्टी बिहार के 13 करोड़ जनता के साथ छल कर रही है। ये जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछिए, 2004 से 2014 तक आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं दे दिया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। एक बीजेपी से पूछिए, पूर्णिया में यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री को यह नहीं मालूम था कि नीति आयोग का क्या मापदंड होता है, किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का क्या मापदंड होता है, ये प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था। और जेडीयू ये नहीं जानती थी कि नीति आयोग का क्या फॉर्मेट है, क्या मापदंड है। फिर भी नीतीश कुमार बिहार को लेकर विशेष राज्य का मांग कर रहे थे। ये पूरी तरह से 13 करोड़ जनता को ये तमाम सियासतदान जो हैं बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। ये सभी लोग जानते हैं कि 2000 के बाद, हिमाचल प्रदेश के बाद किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। बिहार जो है उस मापदंड को फुलफिल नहीं करती है। तो फिर ये जनता से वादा क्यों करते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, जेडीयू हो या कांग्रेस हो। ठीक है विनय जी, आपके इस सवाल पे कुछ रिएक्ट करें विनय जी। हमारे भाई कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टियों को समझना चाहिए। मैं आपको बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार बिहार को बहुत पहले से छलती आई। आपको याद होगा एक चुनाव में क्या कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी, कितना दे दूं, 50 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़, बिहार की बोली लगाते रहे। आज फिर छलने का काम उन्होंने बिहार को किया है। विशेष राज्य का दर्जा देने को कहा था और आज उनको क्या पकड़ा दिया, झुंझुना पकड़ा दिया है। आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या है, दो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की लड़ाई में आज उत्तर प्रदेश बर्बाद होता जा रहा है। सारी फाइलें रुकी हुई हैं, सारी विकास की फाइलें रुकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में कोई काम नहीं हो रहा, कोई विकास का एजेंडा कोई भी नया चालू नहीं हो रहा। कारण क्या है कि अमित शाह जी मुख्यमंत्री से नाराज है और उप मुख्यमंत्री के बैठकों में नहीं जाते हैं। इनकी आपसी खींचतान और इनकी आपसी लड़ाई से उत्तर प्रदेश को इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ये बहुत गलत बात है। उत्तर प्रदेश को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्बाद कर रही है। ठीक है विजय जी, मैं नीति आयोग की वेबसाइट पे अगर देख रही हूँ तो नीति आयोग को समझने के लिए उसमें पहली लाइन जो मुख्य है, ये एक ऐसा मंच है जो उस रूप में कार्य करता है जो राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ कार्य करने के लिए लाता है, जिससे सहयोगी संघवाद और राज्यों को बढ़ावा मिलता है। अब ऐसे में वो राज्य जो एनडीए घटक दलों का हिस्सा नहीं है, जो विपक्षी राज्यों में हैं, उनकी तरफ से या तो इनका अगर बायकॉट किया जाए या फिर वो अपनी नाराजगी अगर जताते हैं, अगर वो शामिल होते हैं, बोलने का मौका नहीं दिया जाता, तो आखिर कैसे उन राज्यों का विकास होगा, आखिर कैसे उनकी नाराजगी को दूर किया जाएगा, कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा। गंभीर आरोप हर बार केंद्र सरकार पर लगाते हैं ये राज्य या फिर यहाँ के विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री। देखिए नैना जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मीटिंग थी, ये इसका फोकस जो मेन था वो लास्ट दिसंबर में अपने सारे देश के जितने भी राज्य हैं उनके मुख्य सचिवों की मीटिंग हुई थी। उसमें उन्होंने सजेशन दिए थे अपने, किस पे दिए थे, स्वच्छ जल पे दिया था, बिजली की गुणवत्ता कैसे सुधारी जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि जो है उसका रिकॉर्ड डिजिटल कैसे किया जाए और उसमें सुधार कैसे हो, इसके ऊपर ये सारा सब कुछ होना था। तो इन्होंने तो ठान लिया है। अभी आप किसी मीटिंग के अंदर आप बताइए मुझे, 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने पहले भविष्यवाणी कर दी हमें वहां नहीं जाना है। तो इससे इनकी मानसिकता झलकती है। ममता बनर्जी कहती है मैं वहां जाऊंगी, मैं विरोध करूंगी, ये इनकी मानसिकता झलकती है। अब मैं विकास की बात करता हूँ। बंगाल के अंदर जो अपना कलकत्ता है, ये कलकत्ता वो कलकत्ता है जो अंग्रेजों के शासन के अंदर लंदन के बाद में सबसे अच्छा शहर हुआ करता था। 77 साल हो गए, 77 साल में बीजेपी वहां कभी सत्ता में नहीं आई, कांग्रेस, वामपंथी और ममता दीदी आई। आप मुझे बताइए आज उससे आगे कौन है? बेंगलोर है, बॉम्बे है, चेन्नई है, दिल्ली है, सारी जितनी भी राजधानी और शहर है सबसे आगे हैं। और कलकत्ता का आज क्या हाल है?
बंगाल का आज क्या हाल है। तो ये इनके देख, हमने राज कहाँ किया? गुजरात के अंदर। गुजरात में ना पानी था, ना वहाँ उपज के लिए उपजाऊ जमीन थी, और आज गुजरात कहाँ है विकास दर में, आप देख लीजिए। नहीं, तो नहीं, इनका मॉडल क्या है, हमारा मॉडल लेकिन क्या विजय है? जी एक बात तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वैभव जी ने बताई कि अगर भाई बोलने का मौका दिया जाता है, ठीक है, कि एक उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखा जाता है, उन्हें जाना होगा, वापस लौटना होगा कोलकाता, अगर उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है, उनका कहना है कि बंगाल की बात सरकार सुनना ही नहीं चाहती, उनका कहना है मैं बंगाल की परेशानियां, बंगाल के मुद्दे रखना चाह रही थी। तो क्या ऐसा कुछ है कि कट टू कट 5 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा नहीं, 2 सेकंड ज्यादा नहीं, क्या उनकी बात नहीं सुनी जाएगी? अगर उनकी जगह एनडीए का कोई राज्य होता तो क्या उनके भी साथ में ऐसा ही व्यवहार होता क्या? नैना जी देखिए, आपके चैनल पे कितना ट्विस्ट आ गया। अभी बहस हमारी कहां से शुरू हुई थी कि उनका माइक बंद कर दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया। अभी बोला गया है कि जैसे ही तथ्य सामने आए कि 5 मिनट बोलने दिया गया, और क्योंकि उनका जो टाइम था वो लंच बात ये तो शुरू से ही जानकारी है कि 5 मिनट बोलने दिया गया, उसके बाद में माइक बंद कर दिया गया। नैना जी सुनिए, अभी तथ्य सामने आएंगे, अभी और ये नंगे होंगे, आप देखना। देखिए शब्दों की मर्यादा रखेंगे विजय जी, लेकिन मैं बोल रही हूँ ये इंडिया डेली ने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि मात्र 5 मिनट बोलने का मौका दिया, म्यूट कर दिया, उनका माइक बंद कर दिया। ये कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है, ये शुरू से बार बार यही बात सामने आ रही है। लेकिन मैं ऋषि शंकर मिश्रा जी का रुख करना चाहूंगी। ऋषि शंकर जी, 2015 में जब से नीति आयोग का गठन हुआ था, उसके बाद से ही लगातार विपक्ष की तरफ से इसकी मंशा पर सवाल उठाए जाने लगे। उसके बाद में जो तमाम बैठकें हुई, धीरे धीरे विपक्ष की तरफ से उसको बायकॉट किया जाने लगा या फिर उससे दूरी बनाए जाने लगी। फिर जो उद्देश्य है नीति आयोग का, उसकी बैठकों का, उसके सामंजस्य का, अब तो उसके औचित्य पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। आज ममता बनर्जी भी इसी तरह से आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। देखिए नैना जी, दो बातें हैं। एक जो ममता बनर्जी जी ने जो कहा है उसका मैं थोड़ा ये बता दूं आपको कि उनको ये रिक्वेस्ट किया गया था कि लंच के बाद जब सेशन स्टार्ट होगा तो आप उसमें बोल सकती हैं, लेकिन ममता बनर्जी को कहीं जाना था, इसलिए ममता बनर्जी वो सेशन को अटेंड नहीं की। लंच से पहले जो टाइम था उसमें ममता बनर्जी जी को बोलने का समय दिया गया, 5 मिनट वो बोली, उसके बाद उनका माइक जैसा ममता बनर्जी कह रही है कि बंद कर दी गई। तो उनका जो मैंने शुरू इनिशियल टेक में कहा कि लंच के बाद उनका प्री शेड्यूल टाइम निर्धारित था कि लंच के बाद बोलेंगे। जहां तक देखिए, एक बात बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि इस प्रकार से तमाम विपक्षी पार्टी शासित राज्य जो के मुख्यमंत्री इतने बड़े बैठक को का बहिष्कार करेंगे तो उससे निश्चित ही एक नेगेटिव मैसेज जाता है। तो ये प्रधानमंत्री और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो तमाम विपक्षी पार्टी है उनसे संवाद करे और जिन विषयों को लेकर डेडलॉक है उस पर बातचीत करे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जीएसटी बकाया को लेकर हमेशा राज्य सरकार और केंद्र सरकार में गतिरोध बनी रहती है, खासकर जो विपक्षी पार्टी शासित राज्य है। तो ये प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर तमाम ऐसे लोगों की जिम्मेवारी बनती है, यदि किसी बात को लेकर कंफ्यूजन है, यदि मंशा सही है तो गतिरोध को दूर किया जाए ताकि इस प्रकार का मैसेज। लेकिन गतिरोध दूर कैसे होगा वैभव जी? ममता बनर्जी ने कहा कि नीति आयोग खत्म करें, योजना आयोग वापस आए। तो क्या योजना आयोग वापस आएगा तो इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के साथी मुख्यमंत्री हैं, क्या वो इस बैठकों में शामिल होना शुरू कर देंगे? क्या उन्हें आपत्ति नीति आयोग से है? योजना आयोग आएगा तो नाराजगियां दूर हो जाएंगी क्या? देखिए ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोई क्लर्क या बाबू नहीं है, और जो वहाँ हेडेड जो अध्यक्ष हैं या जो सरकार के नुमाइंदे हैं मोदी सरकार के, वो बॉस नहीं है, वो एक स्टेट के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं। तो उनका माइक इस तरीके से जो बंद किया जा रहा है, जो संसद में होता रहा है, वो अब नीति आयोग और ऐसे मीटिंगों में भी हो रहा है, जिस कारण विपक्ष के लोग नहीं जा रहे हैं। अब अगर आप इस तरीके से करेंगे व्यवहार तो कौन मुख्यमंत्री अपने आप को अपमानित होने के लिए जाएगा? दूसरी बात, अभी जो ऋषि जी कह रहे थे कि गतिरोध है, गतिरोध बिल्कुल है और बहुत लंबे समय से है। 1,89,000 करोड़ का जिस स्टेट का अपने रोक के रखा है और उसकी बात भी नहीं सुनने दे रहे हैं, उसकी बात भी नहीं सुनना चाह रहे हैं। एक बात और कहते हैं कि माना विपक्ष के गठबंधन इंडिया के लोग नहीं आए,
तो एटलीस्ट ऐसी स्थिति में तो आपको माननीय मुख्यमंत्री ममता जी को ज्यादा समय देना चाहिए था। ऐसा कोई प्रिविलेज, ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको प्रिविलेज मिलना चाहिए था इस चीज को लेकर? नहीं, प्रिविलेज नहीं चाहता मैं। तो ये प्रिविलेज नहीं तो और क्या है कि भाई गठबंधन का कोई साथी नहीं आया, ममता बनर्जी शामिल हुई है। ओहो, मैं ये कह रहा था जहां देश के सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचते तो टाइम थोड़ा सा और कम हो सकता था, लेकिन मैनेज हो सकता था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैनेज हो सकता था। तो आप क्यों नहीं सुनना चाह रहे? इसके लिए प्रधानमंत्री और गतिरोध रोकने की कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है। ठीक है, अगर इच्छा शक्ति होती तो प्रधानमंत्री, लेकिन मनोज लाल मनु जी, मैं इस बात को पूरा कर रहा हूँ नैना प्लीज। प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, ये सभी लोग मिलके इस गतिरोध को दूर करने की कोशिश करते। पहले मैंने देखा है, आपने देखा होगा, संसदीय कार्य मंत्री का ये जिम्मा होता था कि आप किसी भी विधेयक पे चर्चा कीजिए। अब क्या है कि प्रधानमंत्री जी बोलते रहेंगे, मंत्री बोलते रहेंगे, विपक्ष वॉकआउट करेगा, उसमें कोई चर्चा ही नहीं होगी। जाओ जी, जाना है जाओ, हम अपने से एक तरफा बिल पास करा लेंगे। ओम बिरला जी विपक्ष के सभी सांसदों को सस्पेंड कर देंगे, एक तरफा बिना बहस की डिबेट, बिना बहस के। मुझे इस पर एक बार मनोज जी से सवाल कर लेने दीजिए। वैभव जी, मनोज जी, नीति आयोग खत्म करो, जो योजना आयोग है उसको दोबारा लागू करो, ये ममता बनर्जी ने कहा है। अगर ऐसा हो जाता तो क्या नीतीश कुमार उसमें शामिल होते? क्या उन्हें भी नीति आयोग को लेकर कोई आपत्ति है? जो गतिरोध की बात कह रहे हैं वैभव जी, उस गतिरोध को लेकर क्या कहेंगे? ये गतिरोध कैसे खत्म होगा राज्यों के बीच? देखिए, पहले तो नीति आयोग हो या योजना आयोग, केंद्र में तो बीजेपी नीति ही सरकार में है, उससे क्या अंतर पड़ेगा। और दूसरी बात है कि कोई नीति आयोग के कई बैठकों में मुख्यमंत्री जी गए भी हैं, कई बैठकों में मुख्यमंत्री जी नहीं भी गए हैं। ये कोई पहली बात नहीं है। लेकिन इस बार क्यों नहीं गए? बल्कि इस बार तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है अगर किसी राज्य की बल्ले बल्ले है तो वो तो बिहार ही नजर आता है। बिहार को ही सबसे ज्यादा कृपा मिली है। विपक्ष तो बार बार यही कहता है कि भाई जो उनके, ये तो सिर्फ गठबंधन वाला बजट था, तो फिर आखिर ये दूरी की वजह क्या है मनोज लाल मनु जी? कोई दूरी की वजह नहीं है नैना जी। बल्कि मनोज जी, आप बल्कि बिहार को इतना ज्यादा प्रिविलेज मिला, बिहार और यूपी को अनदेखा कर दिया। विनय सिंह जी अलग नाराजगी जता रहे हैं। नैना जी, मैं एक सवाल अपना जोड़ देता हूँ मनोज जी के लिए जी कि अगर प्री डिसाइडेड नीति आयोग की बैठक थी जो कि महीनों पहले तय हुई थी, तो ऐसी कौन सी अर्जेंट बैठक थी, उसका भी जिक्र कर दे मनोज जी, जिसकी वजह से आदरणीय नीतीश जी नहीं गए। मनोज जी तो थोड़ा जनता ज्यादा समझ पाएगी कि आखिर कार्यक्रम था जिसकी वजह से नहीं गए। मनोज जी देखिए, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश जी नहीं गए, हमारे सरकार के 3 मंत्री गए, पूरे अधिकारियों की पहुंच गई। इससे कोई जरूरी नहीं है कौन अधिकारी है। और ये वैभव जी अभी पलट के सवाल कर देंगे कि क्या इस बार अब जो प्रदेश की कमान है वो क्या उप मुख्यमंत्री के हाथ में है? अभी वो ये सवाल पूछ लेंगे आपसे। नहीं, सवाल क्या मुख्यमंत्री के साथ जो उप मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री अगर बुलाया गया था तो मंत्रियों को भेजने का औचित्य क्या है? आप ये बता दीजिए, या कौन सा ऐसा कारण था, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें नीतीश जी उलझे थे? ये लोग तो बिहार में जो इनके कांग्रेस के जो पार्टी है उनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला, और दिल्ली में बोल रहे हैं कि बिहार को ही सब कुछ मिल गया। तो ये बता देना कि नीतीश बाबू खुश है इस वजह से नहीं गए क्या? नीतीश बाबू अगर पलट के आएंगे तो आपकी बोल यही रहेगी। आप न करें, अपना चिंता न करें। बताइए ना, नीति आयोग की बैठक से ज्यादा महत्वपूर्ण नीतीश जी कौन से सभा में थे, कौन सी बैठक में थे, वो बताइए। जनता ये जानना चाहती है कि नीतीश बाबू के लिए नीति आयोग से ज्यादा कौन सी महत्वपूर्ण बैठक थी। मैं आपसे जवाब दे रहे हैं, जवाब दे नहीं सकते हैं, आपको बोलना है। अब आप, अरे आप बताओ ना।
सीधा सवाल है कि नीति आयोग की बैठक जब पहले से डिसाइडेड थी तो आखिर ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए नीतीश बाबू नहीं गए? इसका जवाब अगर दे सकते हैं तो बता दीजिए। तुम्हारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद झूठा है। कौन झूठा है? यहाँ पर चिल्ला रहे हो कि अरे आप तो नाराज भी हो गए और बात कहीं से कहीं चली गई। प्रमाण पत्र आपसे नहीं चाहिए। आप बहुत बड़े हरिश्चंद्र हैं, सच्चे हैं, कौन जानता है? घर में झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं और कब पलट जाएंगे कोई पता है? देखिए, शब्दों की मर्यादा के साथ में नेशनल टेलीविजन पर हैं आप लोग। मैं बोलूंगी कि जब बहस करें तो शब्दों की मर्यादा रखें। लेकिन विनय जी, मनोज जी और वैभव जी के बीच में तो इस बात को लेकर चर्चा है। लेकिन मुझे एक बात जरा बताइए कि अगर किसी राज्य को विकास करने के लिए आपको जरूरत तो साफ तौर से नजर आ रही है ना कि बिहार में अभी वाकई में स्थिति अलग तरह की है। अगर उसे मजबूत करने के लिए ज्यादा पैकेज दे दिया तो उसको लेकर आपको ये क्यों नजर आता है कि भाई उत्तर प्रदेश को ये चीज नहीं मिली? दूसरी बात, बार बार ये बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने आरोप लगाए नीति आयोग की बैठक को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया, उसे एक अलग दिशा दिखाने की कोशिश की गई है। विनय जी, देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, नीति आयोग जो है गैर राजनीतिक संस्था है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में उसका भी राजनीतिकरण कर दिया गया है। रही बात झूठ बोलने की, तो ये सारे लोग जानते, पूरा देश जानता है। माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ की पाठशाला के एक डायरेक्टर है और इस हिंदुस्तान के झूठ बोलने के झूठ का एक ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं। अगर झूठ बोलने की बात आती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ही नाम लिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी लेकिन की बीजेपी सरकार तो से कह रही है भाई आज जिस तरह से बात हुई उसमें ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। उनका बोलने का वक्त कुछ और था, बोलने का उन्हें वक्त दिया गया। विजय जी भी कुछ कह रहे हैं। विनय जी और विजय जी को स्क्रीन पर जी। समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहा जाता है? ये गुंडों की पार्टी है और गुंडई पूरे देश ने देखी है, टीवी ने भी देखी है। अरे सुनो गद्दारों की पार्टी है, गद्दार सुनो, है गद्दार, गद्दार सुनो, गद्दार देश के गद्दारों की पार्टी बता रहे हो तुम, हमको कहानी बता रहे हो। देश को तुमने बेच दिया है और आपने देखा देश के गद्दार, आपने बेचने का देश काम के गद्दार यहाँ बैठ करके टूटी चोर का आरोप आपके ऊपर है। देश को बेचने का काम किया है, विरोधी अध्यादेश देश को किस तरह से देश ने देखा है, काम किया है, आप किस तरह से लाए गुंडों को, आतंकवादियों को गला घोटने का काम किया कौन करता है? जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को इधर दंगा करवा दो मुजफ्फरनगर में और वहाँ देश के गद्दार आज यहाँ में डांस करवाते हो, तुम्हारे सैफई में डांस देखते हो, वहाँ कैसे दंगा पीड़ित वहाँ टेम्पो में पड़े रहते हैं। और उत्तर प्रदेश हर जगह आप तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हो, राम भक्तों का गोली चलाते हो आप। तुमको तुम्हारी हैसियत बता देगा। देखिए आप, मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, आप लोग नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि उसके बाद में आपको भी शर्मिंदा होना पड़े। पूरा देश आपको इस समय देखता है, सुनता है, उन बातों को जरा समझिए। ऋषि शंकर मिश्रा जी, देखिए अब हम चर्चा के अंतिम पड़ाव की तरफ है। ऋषि शंकर मिश्रा जी, जल्दी से मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। बड़े आरोप हैं और ये कहा जा रहा है कि अब इस तरह की बैठक में शामिल ममता बनर्जी हुई, अच्छी बात है, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन एकला चलो रही कि हमेशा उनकी नीति नजर आती है। एक तरफ इंडिया गठबंधन बहिष्कार करता है, लेकिन ममता बनर्जी वहां पर पहुंचती है और संदेश देती हैं कि वो राज्यों को संगठित करने की बात कहती हैं, आवाज नहीं सुनी जाती। क्या इस पर अब राजनीति हो रही है? देखिए नैना जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि नरसिम्हा राव किसी एक महत्वपूर्ण चीज को पार्लियामेंट में पेश करना चाह रहे थे, मुझे वो संदर्भ याद नहीं है, लेकिन मैं भाव बताना चाहता हूं। हमारे जितने पॉलिटिशियन हैं जिस प्रकार से लड़ रहे थे, नरसिम्हा राव अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को सूचित करने से पहले उस समय के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को कॉन्फिडेंस में लिया था। तो हमारे देश का जो मिजाज इस प्रकार का था, इन वर्तमान में जो सियासतदान है इतना ट्रस्ट डिफिशिएट होगा ये समझ से परे है। आप ये कांग्रेस के नुमाइंदे से मेरा पूछना है कि आप क्यों नहीं गए? आप किसी बात को लेकर मतांतर था तो मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर सकते थे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात कर सकते थे, वित्त मंत्री से बात कर सकते थे, लेकिन इस प्रकार का मतांतर होना देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है।
मैंने एग्जाम्पल दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के विपक्ष के नेता थे। नरसिम्हा राव अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को बताने से पहले विपक्ष के नेता को कॉन्फिडेंस में लिया। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे यदि किसी बात को लेकर नाराजगी थी तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी शुरुआत नहीं कर सकते थे, या प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत नहीं कर सकते थे? ऋषि जी देश के सुन लीजिए, अगर आपकी बात पूरी हो जाए। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, 2 मिनट सुना कीजिए आप लोग। जल्दी देश का जो स्ट्रक्चर है, जो एक संघीय स्ट्रक्चर है, उसको आप लोग बर्बाद करना चाहते हैं। आप नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, ममता जी नाराज होकर चले जाएंगी, प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, फिर बात कौन करेगा? वैभव जी, बात कौन करेगा? बातचीत कैसे होगी? समाधान कैसे निकलेगा? मैं वही बात कह रहा था नैना जी। ऐसा है ऋषि जी जो बात कह रहे हैं, मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी विपक्ष के बड़े नेता वाजपेयी जी से जरूर कंसर्न होते थे, उनसे बात करते थे। ये परंपरा रही है, लेकिन ये परंपरा टूटी कब? जब आदरणीय मोदी जी सत्ता में आ गए, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुटिंग होने लगी। जब प्रदेश का कोई कार्यक्रम है, प्रदेश का सम्मानित मुख्यमंत्री मंच पे है, तो वहां हुटिंग होती है, जिसके बाद से ये खाई बढ़ने लगी। और मैं आपको ये बता दूं ऋषि जी, नैतिक जिम्मेदारी सबसे पहले अगर किसी की है तो प्रधानमंत्री की है और सत्ताधारी दल की है। क्या प्रधानमंत्री जी ने इसकी पहल की? एक बार एक वाकया आप बता दीजिए। और ये वो प्रधानमंत्री हैं, जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो संघीय ढांचे का रोना रोया करते थे। ठीक है, एक ऐसा वाकया विजय जी, क्या पहल की है प्रधानमंत्री ने? उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। नीति आयोग की कमान जो है वो भी पीएम के हाथों में है। अगर विपक्ष बैकआउट कर रहा है, विपक्ष अगर बहिष्कार कर रहा है, तो क्यों ना उनके लिए उनसे चर्चा की जाए, वार्ता का जरिए निकाला जाए। गतिरोध नीति आयोग का मामले का हो, चाहे किसी भी बात का हो, संसद के किसी सत्र का बात हो, कभी भी गतिरोध दूर करने के लिए ना प्रधानमंत्री ने, ना ही इनके मंत्रियों ने, ना ही संसदीय कार्य मंत्री ने कभी किसी ने कोई पहल नहीं की है। विपक्ष पे नहीं डाल सकते, सारी जिम्मेदारी बोलने दीजिए जी। विजय जी 20 सेकंड। वैभव जी सुनिए, देखिए ये मर्यादा होती है, ये सम्मान होता है संविधान का कि 12 साल मुख्यमंत्री रहे, 12 बार जब भी मीटिंग होती थी योजना आयोग की, हर बार मोदी जी आते थे अपना विरोध होने के बावजूद। अब दूसरी बात पे आता हूं मैं, आपके आम आदमी पार्टी के क्या कहते हैं संजय सिंह जी कि केजरीवाल जी जेल में बंद है इसलिए हम बहिष्कार करते हैं। तो आपको क्या छूट दे दी जाए क्या भ्रष्टाचार के मामले में? आपका मुद्दा ही कुछ और है। आपका मुद्दा जाना नहीं है, आपका मुद्दा जो है विकास नहीं है, बैठना नहीं है। आपका मुद्दा है आपको भ्रष्टाचार से, परिवारवाद से छूट दे दी जाए। ठीक है, ठीक है। यानी कि नीति आयोग की बैठक के जरिए एक अलग तरह की राजनीतिक चर्चा जो है उसको जरूर जन्म मिला है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जरूर कहा जा सकता है काफी गर्म और कुछ नर्म ये जरूर हमारी पूरी चर्चा रखी है, लेकिन आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का।